हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लेनेट। एजुकेशन प्लेनेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान। यानी हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं, तो उनको बोलते समय हमारे किस अंग का, यानी हमारे गर्दन से लेके मुख से लेके इसमें किन किन अंगों का प्रयोग करना पड़ता है, हम आपको वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान, यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। तो हम यहाँ पर स्वरों और व्यंजनों, ठीक है, हम स्पर्श यानी जो मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन और स्वर, ठीक है, मूल व्यंजन और स्वरों को हम उनका उच्चारण स्थान बताने जा रहे हैं कि किन वर्णों को बोलते समय कहां पर आघात पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लिख दिए हैं कंठ। कंठ का मतलब गला, कंठ का मतलब गला, यानी कंठ, यानी हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों को बोलते समय हमारे गले पर, यानी हमारे गले में यानी गर्दन में आघात पहुंचे, यानी वहां पर बल लगा हो, यानी अगर हम जिन वर्णों को बोलने के लिए हम अपने गले का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंठ। ठीक है, तो वर्णमाला में कंठ, यानी अगर हम क ख ग घ अगर हम देखें, मैं बार बार कहता हूं, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए। ये हिंदी वर्णमाला में आप हिंदी वर्णमाला को पढ़ते समय आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और उसके बाद एक बार बोलिए, इन सारे वर्णों को बोलिएगा और जहां जहां जिस अंग की मैं बात कर रहा हूं वहां पर अपना हाथ रख लीजिएगा। आपको ये सब चीजें रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको ये चीजें खुद याद हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें व्यवहारिक है। ठीक है, कंठ यानी जब क ख ग घ ङ अ आ ह और विसर्ग, मैं स्वरों की संख्या 11 बताया था और मैं कहा था कि 13 मत बताइए, उसमें से 2 स्वर अं और अ को निकाल लीजिए। तो आइए हम अं और आ की जिक्र कर देते हैं थोड़ा सा, हालांकि मैं इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो देखिए, अह, यहाँ पे देखिए ये अ लिखा गया है, यानी अ को हम विसर्ग कहते हैं। ये अ की मात्रा है, इसको हम विसर्ग कहते हैं। और जरा अंग को देख लीजिए, यहाँ पर अंग की मात्रा है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। तो इसीलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, अंग और अ की मात्रा को निकाल दिया गया। हम अभी बताएंगे कि अंग और अ को क्या कहते हैं। अब देखिए, यानी क ख ग घ ङ अ आ ह और विसर्ग, यानी अगर इन वर्णों की बात करें तो इन वर्णों को बोलते समय हमें अपने कंठ का यानी गला का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है, यानी गले में ज्यादा आघात उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसका उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। ठीक है, अब देखिए तालु। तालु तालु के बारे में आपको बता दें, यदि ये किसी व्यक्ति का मुख है, ध्यान से देखिएगा, ये किसी व्यक्ति का मुख है, तो मुख के सबसे बाहरी पोर्शन क्या होता है? ओठ। मुख का सबसे बाहरी पोर्शन ओठ, ओठ के पीछे दांत यानी दंत, ये ओष्ठ, उसके पीछे दंत और उसके पीछे यानी दांत के पीछे, यानी ऊपर वाले दांत के थोड़ा सा पीछे जो मसूड़ा होता है, उसके पीछे के पोर्शन का अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे, तो उसी को बोलते हैं हम तालु। उसको बोलते हैं दांत के थोड़ा सा पीछे का जो पोर्शन होता है वो होता है तालु। तो अगर हम इन वर्णों को यानी च छ ज झ ञ, छोटी ई बड़ी ई, च छ ज झ ञ, छोटी ई बड़ी, यानी अगर हम इन वर्णों को बोलते हैं, इस वर्ग के वर्णों को हम बोलते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें अपने तालु का प्रयोग करना पड़ता है। यानी हमारी जो जिह्वा जो है हमारी, ये जाके सीधे तालु पर आघात करती है, जिसके कारण हम हिंदी के इन वर्णों को शुद्ध रूप से बोल पाते हैं। ये मैंने जो ब्लैक से लिख दिया, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी हम उसका जिक्र करेंगे। मूर्धा, अब मूर्धा के बारे में जान लीजिए, यानी फिर से एक बार देखिए, ये हमारा मुख है, मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का मुख है, तो मुख के सबसे बाहरी पोर्शन
क्या होता है ओष्ठ, ओष्ठ के पीछे दंत, यानी ये ओष्ठ हो गया, ओष्ठ के पीछे दंत, दंत के पीछे तालु, और तालु और मूर्धा क्या होता है, यानी बिल्कुल हमारे मुख का ऊपरी सिरा, यानी मुख में जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, अगर आप उंगली लगाकर चेक करेंगे अपने मुख में, अगर उंगली डालकर चेक करेंगे तो जो गद्देदार पोर्शन होगा, यदि आप कोई ऑयली चीज या घी वाला चीज खाते हैं तो वो जाकर आपके मूर्धा में जाकर चिपकता है, आपके वो मूर्धा में जाकर चिपकता है, ठीक है। तो उसी स्थान को मूर्धा कहते हैं। तो अगर आप बात करते हैं मूर्धा की, मूर्धा को देखते हैं तो अगर आप बोलिए, मेरे साथ बोलिए ट ठ, और अपने जीवा को देखते रहिए। जब उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं तो आप अपने जीवा का प्रयोग देखें। तो देखिए ट ठ ड ढ ड़ री, यानी जब इसको बोले तो हमारी जीवा जाके कहाँ आघात कर रही है, मूर्धा पर। हमारी जीवा जो है वो मूर्धा पर आघात कर रही है, तो जिसके कारण इन वर्णों का, हिंदी वर्णमाला के इन वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। अब बात करते हैं हम दंत की, यानी त थ द ध न, त थ द ध न। आप एक बार फिर से देखिए, त को बोलिए त थ द ध न। हमारी जिह्वा, हमारी जो जिह्वा है, आईने के सामने खड़े होकर आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, देखते रहिए। चाहे आप अपने बच्चों को खड़ा कर दीजिए और उनको बताइए कि बच्चों चलो इस वर्ण को बोलो, इस वर्ण को बोलो। आप इस तरह अपने बच्चे को, अपने घर के बच्चों को खड़ा करा के अगर एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तो बच्चों को वो चीजें खुद क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उनका नाम है जीन पियाजे, जिन्होंने मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास दिया है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में, बच्चों के बौद्धिक विकास के बारे में, मानसिक विकास के बारे में सर्वप्रथम जीन पियाजे ने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। तो आप अपने बच्चे को, आपके बच्चे जो भी घर में है, बच्चे सब नन्हे वैज्ञानिक हैं। आप ये सोच के आप उनको ज्ञान दीजिए, ठीक है। आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, ठीक है। आप उन्हें समझाइए, वो खुद समझ जाएंगे। समझाइए उनको और शुद्ध ज्ञान दीजिए, अच्छे से बताइए। ये सब चीजें ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान चीज है, क्योंकि ये सब चीजें व्यवहारिक हैं। और बच्चे जब कोई भी ज्ञान, हाँ थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जब कोई भी ज्ञान बच्चों के व्यवहारिक जीवन में आ जाता है, बच्चे अपने व्यवहार के अनुसार उसको अनुभव करते हैं, तो उसको भी चीजें बहुत आसानी से वो सीख सकते हैं, ठीक है। एनसीएफ 2005 में इसका जिक्र भी किया गया है, ठीक है, कि बच्चों को जो ज्ञान दिया जाना चाहिए वो बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, यानी बच्चों के बाहरी जीवन से, यानी बच्चों का जो विद्यालयी ज्ञान होता है वो बच्चे के बाहरी जीवन से ऐड होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। मनोविज्ञान के बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, हालांकि मेरा टॉपिक हिंदी का है, जो मनोविज्ञान का चलेगा तो आपको बताया जाएगा। तो ये त थ द ध न, आप इन वर्णों को बोलेंगे तो देखेंगे कि हमारी जीवा दांत पे आके आघात कर रही, जिसके कारण हम त थ द ध न को बोल पाते हैं। अब बात करते हैं ओष्ठ की। तो जब हम प फ ब भ म छोटा उ और बड़ा, आप इन वर्णों के पास बोलकर देखिए, मेरे साथ बोलिए प फ, और ओष्ठ को देखते रहिएगा। आप अपने ओष्ठ को देखिए, प फ ब भ म, छोटा उ बड़ा उ, ठीक है। तो इन सब को, ये सब वर्णों को बोलने के लिए हमें अपने ओष्ठ का प्रयोग ज्यादा करना पड़ रहा है, यानी केवल हमारी ओठ ही इन वर्णों को बोलने में सहायता करती है, जिसके कारण इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्लियर हुआ? अब देखिए कंठोष्ठ। अब मैं बात करता हूं कंठोष्ठ की, यानी कंठ प्लस ओष्ठ। ये इसका कंठोष्ठ की श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ओ और औ, ओ और औ, ठीक है। ओ और औ कंठोष्ठ की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए क्यों, इसका जवाब भी है। जैसे मैं जब आपको संयुक्त स्वर बता रहा था, तो संयुक्त पिछले वीडियो में, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर मैं स्वरों को तोड़ना और स्वरों को जोड़ना मैं बता चुका हूं। जब ये ओ और औ, ए ऐ, ये क्या है? ये सब संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए ओ को जब अ प्लस छोटा ओ मिलके क्या बनता है? ओ।
अ धन छोटा उ बराबर ओ, यानी अ का उच्चारण स्थान देखिए। अब आप जान चुके हैं कि अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, है ना। अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। इसलिए अ का उच्चारण स्थान कंठ और छोटा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ मिलकर बन गया कंठोष्ठ। ठीक है, तो यानी कंठोष्ठ की श्रेणी में ओ और औ भी उसी तरह बनेगा, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, यानी कंठ और हमारे ओठ के प्रयोग से हम ओ और औ को बोल सकेंगे। अब देखिए कंठ तालु यानी कंठ तालु की श्रेणी में ए और ऐ आते हैं। कंठ तालु की श्रेणी में ए और ऐ आते हैं। अब देखिए ए कैसे बनता है? अ प्लस ई, अ और ई के संयोग से हमारा ए बनता है। पिछले वीडियो में हम इसका जिक्र किए हैं, इसलिए यहाँ पर बार बार जिक्र नहीं कर रहे हैं। अ और ई मिलके ए बनता है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और छोटी ई का उच्चारण स्थान तालु, यानी कंठ धन तालु मिलके बन गया कंठ तालु। तो जिसके कारण कंठ तालु की श्रेणी में आते हैं ए और ऐ। दंतोष्ठ, ये आपके यूपी टेट या सी टेट या किसी भी स्टेट का टेट लेवल का परीक्षा देने जाएंगे या कोई लेखपाल का या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो ये आपसे पूछा जाता है दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ को याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो दंतोष्ठ की श्रेणी में केवल व आता है, केवल व। अनुनासिका या नासिका, अनुनासिका या नासिका की श्रेणी में, अनुनासिका या नासिका की श्रेणी में वे वर्ण आते हैं जिनको बोलते समय अनुनासिका या नासिका, नासिका का मतलब नाक, यानी जिन वर्णों को बोलते समय हमें अपने नाक का प्रयोग करना पड़ता है, हम अपनी नाक से जिन वर्णों को बोलते हैं उसे ही हम कहते हैं नासिका या अनुनासिका। तो स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, वहां पर मैं वर्णों को बता चुका हूं, मैं वहां पर व्यंजनों को तोड़ना बता चुका हूं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, क से लेके म तक। ठीक है, तो उसमें जब मैं आपको सघोष अघोष और अल्पप्राण महाप्राण बताया था, तो उसमें मैं क वाले समूह के ऊपर मैंने 1 लिखा था, ख के ऊपर 2 लिखा था, ग के ऊपर 3 लिखा था, घ के ऊपर 4 लिखा था और अ के ऊपर 5 लिखा था। वो मैं उसको कोडिंग बनाया था। ठीक है, यानी पंचमाक्षर, यानी क से लेके म तक, जो अंत में क ख ग घ ङ, फिर उसके अंग य ड़ न म, यानी जो पंचमाक्षर होते हैं उसी का उच्चारण स्थान होता है अनुनासिका। यानी स्पर्श व्यंजन के जो 5वां कोड होता है, यानी पंचमाक्षर, यानी 5वें समूह में जो भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान अनुनासिका या नासिका होता है। और उसमें जो अंग की मात्रा होता है, अंग की मात्रा, उसको हम बोलते हैं अनुस्वार। हम बताए थे आपको कि आप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं तो अंग अ से लेकर आ तक मात्रा बता देते हैं, और जहां जहां उन मात्राओं को काउंटिंग करेंगे तो उनकी संख्या 13 होती है। लेकिन हिंदी में आपसे पूछा जाए तो स्वरों की संख्या आप केवल 11 बताइएगा। अं और अह को निकाल दिया गया है, अं और अह अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं, हम अभी बताएंगे आपको। तो अह को हम विसर्ग करते हैं और अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार, ये अंग की मात्रा को अनुस्वार और अह की मात्रा को विसर्ग करते हैं, ये दोनों अयोगवाह हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे। अब देखिए, इसको मैं ये जो ब्लैक पोर्शन लिखा हूं इसको अभी मैं नहीं बताया हूं, अब बताने जा रहा हूं। आप जैसे ही ये कंठ वाला श्रेणी खत्म हो जाता है, यानी कंठ वाले का उच्चारण स्थान जब हो जाता है, तो आप य र ल, यानी ये याद करिए, आप केवल ये याद कीजिए कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, बस इतना याद कीजिए। ये तो आप जानते ही हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इतना याद रखिए। और ये याद रखिए कि कंठ के बाद जब कंठ वाली लाइन हमारी पूरी हो जाती है तो उसके बाद से आपको य र ल, य र ल लिख देना है। और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स आपको लिख देना है। और इसको
लिखने के लिए 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीजें खुद आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, यानी तालु में ही आता है य और तालव्य स, मूर्धा में आता है री के होने के कारण ये र और ये मूर्धन्य स, और दंत में ल और स, यानी य र ल तालव्य स मूर्धन्य स और दंत स। आप देखिए एक बार मैं और बता देता हूँ। कंठ में क ख ग घ ङ अ आ ह और विसर्ग, यानी इन वर्णों को बोलते समय हमें अपने कंठ का प्रयोग करना पड़ता है। तालु, इन वर्णों को बोलते समय हमें अपने तालु का प्रयोग करना पड़ता है। तालु मतलब दांत के पीछे का पोर्शन, यानी च छ ज ज य छोटी बड़ी य सब। क्लियर हुआ इतना? आप इसको, हम आपको बार बार कहते हैं कि आप नोट्स बना लीजिए, जो भी चीजें देखते हैं आप उसको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को आप अपने राइटिंग में लिख देते हैं तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। और जो भी सीखते हैं आप किसी को सिखाइए, क्योंकि ज्ञान का स्थानांतरण करना चाहिए। आप जो भी सीखिए अपने छोटे भाई बहन, घर में जो भी हो या बगल में हो या कहीं अन्य जगह भी पढ़ाते हैं, तो उनको ये सब चीजें बताइए और पूरा डिटेल में बताइए, अच्छे से बताइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप किसी को भी ज्ञान दीजिए, शॉर्टकट मत दीजिए, आप किसी को भी ज्ञान दीजिए, शुद्ध ज्ञान दीजिए, बिल्कुल शुद्धता के साथ, ताकि उनको आगे चल के किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या आप इसको नोट कर लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे हमेशा 1 नंबर या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, खासकर यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल पूछ ही लिया जाता है, या यूपी पीसीएल के एग्जाम में। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। मेरे इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लेंगे तो ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप एक बार आईने के सामने खड़े हो जाइए और हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान करते समय आप खुद देखिए कि किस अंग पे, किस पार्ट पे ज्यादा आघात पड़ रहा है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52। आपसे कोई भी पूछे तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 52। टोटल वर्णों की संख्या 52 ही होती है। अब 52 होती है तो ये 52 में होते कौन कौन से हैं, तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण तो होते हैं, 52 अक्षर तो होते हैं, लेकिन वो होते कौन कौन से हैं उसका जिक्र हम आपको करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने घर के बच्चों को ये बताइए, अभी नहीं बताएंगे आप तो कभी नहीं बताएंगे, आप उनको शुद्ध रूप से ज्ञान दीजिए। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला का जो पार्ट होता है वो टूटता है स्वर में। स्वरों की संख्या होती है 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 35। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 35। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। अयोगवाद, अयोगवाद की संख्या होती है 2।
हिंदी वर्णमाला में ये रहा हिंदी वर्णमाला, इनकी संख्या 52 होती है। तो कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो देखिए हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, अयोगवाह की संख्या 2 और द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2। स्वर का मतलब अ से लेकर, मैं एक बार फिर जिक्र कर दे रहा हूं, अ से लेकर अ तक, अ से लेकर अ तक स्वरों की संख्या 11 होती है। और इसमें मूल व्यंजन यानी क से लेकर ह तक इनकी संख्या 33 होती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33, क से लेकर ह तक, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अयोगवाह ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, इसको जान लीजिए। अयोगवाह होते कौन कौन से हैं? तो अयोगवाह जो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या जो बच्चों को बताया जाता था कि अ से लेकर लास्ट में आता था अं की मात्रा और अ की मात्रा, तो उनकी संख्या टोटल 13 होती थी। अ से लेकर अगर अ तक मात्रा पढ़ाते हैं तो 13 होती है, लेकिन उसमें से केवल 11 ही स्वर होते हैं, बाकी अं और अ का उच्चारण स्थान दूसरा है। तो अयोगवाह में आते हैं ये अंग और अ। ऐसे आप अपने बच्चों को बताए हैं, यह अंग को ऐसे ये होता है और ये अ ऐसे बनता है, तो इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। ये होता है हमारा अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। ये होता है अंग की मात्रा का मतलब अनुस्वार और ये 2 बिंदु यानी इसका मतलब होता है विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं और ये 2 बिंदु यानी अ की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। अंग यानी अनुस्वार, अ मतलब विसर्ग। क्लियर हुआ? अब देखिए द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन किसको कहते हैं ये जरा देख लीजिए। तो जब हम ये ड और ढ लिखते हैं और अगर हम इसके नीचे बिंदु लगा देते हैं, अगर हम इसके नीचे बिंदु लगा देते हैं, ठीक है, अगर हम इसके नीचे बिंदु लगा देते हैं तो यही ड और ढ बन जाता है द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन। आप कभी भी क ख ग घ जब लिखिएगा शुद्ध रूप से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप कभी भी क ख ग घ लिखिएगा तो उसमें ड और ढ के नीचे ये बिंदु मत लगाइएगा। जैसे ही आप बिंदु लगा देते हैं वो बन जाता है द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि ड और ढ का उच्चारण स्थान क्या है या इसको क्या कहते हैं, तो ड और ढ को उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? और उसके बाद से ये अंग और अ यानी अंग और अ को क्या कहते हैं? अंग और अ को हम सीधे अयोगवाह कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसका मैं जिक्र कर दे रहा हूं। क ख ग घ में हम केवल छ, त्र और ज्ञ को ही लिखते हैं। स्र क ख ग घ में, क ख ग घ वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में इसको उचित स्थान नहीं मिल पाया, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है। ये चारों वर्ण जो है, चारों वर्ण ये 2 अलग अलग वर्णों के मिलने से इनका निर्माण होता है, जिसके कारण इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह है मूल व्यंजन क से लेकर ह तक, जिसमें स्पर्श व्यंजन आता है। क से लेकर म तक इनकी संख्या 25 होती है। य, र, ल, इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। तो 25 4 29 हो गया। और उसके बाद से तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये होते हैं अपने उसमें व्यंजन, यानी 25 4 29 4 33। तो इस प्रकार मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है और स्वरों की संख्या 11, अ से लेकर अ तक, अंग और अ को छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस वीडियो में ये जाने कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है और ये 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं
यहाँ पर अगर आपको जोड़ना है, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप देख लीजिए। 11 स्वर, 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 2 द्विगुण, इन सबको ऐड करिए तो जोड़ने के बाद देखिए 3 1 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12 का 2 हासिल है 3 1 4, 4 1 5। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। क्लियर हुआ? तो आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, जो भी आपको व्हाइट बोर्ड पे बताए जाते हैं आप उसको नोट कर लीजिए और अपने बच्चों को या जो भी सीखना चाहते हैं आप उनको सिखाइए और शुद्ध ज्ञान दीजिए। हम आपके लिए इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। आइए अब हम आपको द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन जो है, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन, इसे थोड़ा परिचय करवा देते हैं। इसके बारे में जान लीजिए कि इनका प्रयोग होता कैसे है। द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक ये होता है ध, और ये एक ये ध। इनका प्रयोग जान लीजिए आप। जब भी जैसे हम कुछ वर्ड लेकर क्लियर करा रहे हैं इसको, जैसे आप लिखते हैं जैसे आप लिखते हैं ढक्कन, जैसे आप लिखते हैं ढक्कन, आप लिखते हैं डर, और एक की ओर अगर आप लिखते हैं मेढक, मेढक, और एक की ओर आप लिखते हैं सड़क, सड़क। तो हमारे बताने का तात्पर्य यही है कि हम आपको द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में बता दें। तो जब भी देखिए यहाँ पर हमारा ये है और यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो जब भी हम द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन करते हैं, अगर ये स्पर्श व्यंजन के पहले होता है, अगर हमारा स्पर्श व्यंजन, ये सब स्पर्श व्यंजन है, अगर हम स्पर्श व्यंजन या मूल व्यंजन के अगर हम इनका प्रयोग पहले करते हैं, यहाँ पर देखिए आप, ये मूल व्यंजन है हमारे, मूल व्यंजन या स्पर्श व्यंजन के अगर हम पहले इसका प्रयोग करते हैं तो ये क ख ग घ वाला ही रहेगा, इसको उच्छिष्ट या द्विगुण के रूप में हम नहीं लिखते हैं। इसके अगर नीचे अगर आप बिंदु लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर इसका प्रयोग अगर स्पर्श व्यंजन के बाद करते हैं, अगर हम स्पर्श व्यंजन या मूल व्यंजन के बाद करते हैं तब ये द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन बन जाता है। क्लियर हुआ? लेकिन ये चीजें इतना देख लीजिए कि अगर ये स्पर्श व्यंजन के पहले रहा तो इसके नीचे बिंदु नहीं लगाएंगे, और स्पर्श व्यंजन या मूल व्यंजन के बाद इसका प्रयोग होगा तो इसके नीचे बिंदु लगाएंगे, यानी ये द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन का ये रूप ले लेगा। क्लियर हुआ इतना? लेकिन हाँ एक चीज बता दें कि ये केवल हिंदी के वर्णों में, हम हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं ना, ये केवल हिंदी की दुनिया में ही, ये हिंदी जगत में ही, हिंदी साहित्य में ही ये केवल लागू होगा। अगर बात करते हैं इंग्लिश, बात करते हैं अंग्रेजी की, तो वो हमारी भाषा थोड़े ना, वो तो विदेशज भाषा है। अगर हम विदेशज भाषा के शब्दों को हम लेते हैं तो वहां पर ये चीजें फॉलो नहीं होंगी। जैसे आइए हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप चाहें लिखना, अगर आप लिखते हैं रोड, अगर आप लिखते हैं एकेडमी, केवल इन दो वर्णों को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। रोड हमारा थोड़े ना है, रोड तो इंग्लिश वर्ड है। तो देखिए ये स्पर्श व्यंजन के बाद प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके नीचे ये बिंदु लगे, इसको उच्छिष्ट होना चाहिए,
और एकेडमी हमारा नहीं है, ये हिंदी वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड है एकेडमी। तो ये भी तो जो ड है ये स्पर्श व्यंजन के बाद ही प्रयोग हुआ है, लेकिन होना चाहिए इसके नीचे, इसके भी नीचे बिंदु होना चाहिए और इसके भी नीचे बिंदु होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये गलत है, बिंदु नहीं होगा क्योंकि ये अंग्रेजी के वर्ड है, तो यहाँ पर ये अयोगवाह का कंडीशन नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? तो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी भाषा में ये द्विगुण या उचित वाला रूल ये फॉलो नहीं होगा जो मैंने बताया आपको, ठीक है? ये केवल हिंदी वर्डों पे ही लागू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी तरह हम आपके लिए और आगे वीडियो लाते रहेंगे, इससे भी बेहतरीन आपको हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के देते रहेंगे। आप हमारा सहयोग बनाए रखें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। धन्यवाद।